आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करे, बहुत टाइम लगता है बनाने में। हेलो, ये एक काल्पनिक कहानी है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 151। मुझे तो लगा कि तुम्हारा आज इस दुनिया में आखिरी दिन है। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा और जिंदगी जी सकते हो। ये सुनते ही ललन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपना सलाइवा घटक लेता है। वहीं बैठे दीपक ललन की कंडीशन को देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। ललन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन अभी उसकी खुद की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह दीपक को इग्नोर कर देता है। लैपटॉप को देखते हुए अंबिका एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, वी आर थोड़ी देर के इंतजार के बाद आमना सामना होगा। वी आर रेडी। दीपक डर से अंबिका की तरफ मुड़कर डरते हुए कहता है, अगर उसने कुंदन को अब तक मार डाला होगा तो। ये सुनते हैं अंबिका का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। स्क्रीन की तरफ देखते हुए रोबदार आवाज में कहती है, अगर कुंदन पर हल्का सा भी खरोच भी आया होगा तो वेदांत के शरीर के कितने टुकड़े होंगे। अपना चेहरा ना में हिलाकर कहती है, भगवान ही जाने। उसे मारने की तो दूर की बात है, अगर उसने उसे खरोच भी दिया होगा तो उसका धरती पर आखिरी दिन होगा। अंबिका कृष्ण से कड़क आवाज में कहती है, आर यू रेडी? यस लेडी बॉस। ओके लेट एस डॉट। ललन, दरवाजा खोलो। पासवर्ड हैक करते के साथ ही सामने की दीवार दो भागों में बट जाती है। वहां खड़ा सभी ये नज़ारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस दीवार को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां उस दीवार के पीछे कोई सीक्रेट रूम भी हो सकता है। दीवार अलग होते के साथ ही एक लिफ्ट थी। लिफ्ट में करीबन 8 पर्सन ही जा सकते हैं। कृष्ण आई कहता है, मैमा इस लिफ्ट में 8 पर्सन ही जा सकते हैं। अंबिका थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, कृष्ण मोहन 6 ट्रेन बाउंसर को लेकर ऊपर जाओ। ओके लेडी बॉस। कुछ ही देर में लिफ्ट ऊपर का कर खुलता है। कृष्णा, मोहन और सभी गॉड्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और लिफ्ट नीचे चली जाती है। दूसरे बॉडीगार्ड्स ऊपर आने लगते हैं। 5 मिनट के अंदर आधा से ज्यादा बॉडीगार्ड ऊपर आ चुका था। अंबिका के दिमाग में तुरंत ही कुछ हिट होता है। तुरंत कहती है, बाकी बॉडीगार्ड्स नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। कृष्ण अंबिका का ऑर्डर फॉलो करते हुए जितने बच्चे बॉडीगार्ड्स के साथ कनेक्ट करके उसे नीचे अलर्ट रहने के लिए कह देता है। कृष्ण अब तक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सामने 3-4 कमरे दिख रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़कर सभी कमरे को खोलकर अंदर की ओर झांकता है तो सभी कमरे आलीशान महंगे चीजों से सजाया गया था। वहां रहने के लिए हर चीज मौजूद थी। कृष्णा सभी रूम को अच्छे से चेक करने के बाद कहता है, मैडम यहाँ तो कोई नहीं है। ये सुनकर अंबिका का दिमाग खराब हो जाता है। अंबिका कृष्ण के शर्ट के बटन में कैमरे लगे रहने के कारण सामने की सारी चीजों को ठीक से देख पा रही थी। अंबिका अपने बालों में हाथ फेरते हुए कुछ सोचने लगती है। तभी कृष्णा जहां खड़ा था वहां एक बड़ा सा अलमारी थी, जो हर कमरे के अलमारी से यह अलमारी कुछ अलग ही दिख रही थी। अंबिका उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, आगे बढ़ो। अंबिका उस अलमीरा के लगे आईने को ध्यान से देखने लगती है। उस आईने में कुछ भी खास नहीं था। नीचे एक परफ्यूम की बोतल रखी गई थी। अंबिका पूरे आईने को अच्छे से देखने के बाद कहती है, कृष्णा वहां पर ही परफ्यूम की बोतल स्प्रे करो। बट कृष्ण अंबिका की यह बातें सुनकर कृष्णा थोड़ा आश्चर्य तो होता है, लेकिन अपनी लेडी बॉस का बात ना माने इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। बिना सवाल किया कृष्णा परफ्यूम की बोतल उठा लेता है। परफ्यूम को बोतल जैसे ही उठता है कि आईना अपनी जगह से खिसक जाती है। अंबिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। धीरे धीरे सभी अंदर चला जाता है और कुछ आदमी वहीं पर खड़े होकर निगरानी रखने का काम कर रहे थे और कुछ आदमी आईने की दीवार से अंदर चला जाता है। कृष्णा अंदर जाता है तो वहां भी कोई भी इंसान नहीं रहता है, बस एक कांच की दीवार रहती है। उस कांच की दीवार के दूसरी साइड कुंदन को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया गया था। कुंदन की ऐसी कंडीशन देखकर अंबिका की हाथों की मुट्ठी बन जाती है। अंबिका बड़े ही ध्यान से लैपटॉप में कृष्ण के शर्ट के बटन में लगे कैमरे से कुंदन को देखती है। कुंदन इस वक्त बेहोश था और वहां कोई भी वेदांत या वेदांत का बॉडीगार्ड नहीं था। कृष्ण जैसे ही उस शीशे की दीवार को टच करने वाला था, दीपक चिल्लाते हुए कहता है, डोंट टच। अगर उसे टच किया तो शायद कुंदन को हम ना बचा पाए। ये सुनते ही अंबिका दीपक की तरफ देखता है। दीपक अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, वहां कुछ तो ऐसा अलग होगा कि उस कांच की दीवार को खोला जा सके। चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद भी उस कमरे में कुछ अलग नजर ही नहीं आ रही थी। पिछले 10 मिनट से उस कमरे को ढूंढा जा रहा था, लेकिन डर से उस कांच की दीवार को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था कि कुंदन कहीं जख्मी ना हो जाए या फिर कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए सभी कोई अंबिका और ललन का इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगता है। दीपक लैपटॉप में हाथ चलाते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, साले कने ऐसा कौन सा पासवर्ड लगा दिया जो मिल ही नहीं पा रहा। जी तो कर रहा है कांच की दीवार को बिना तोड़े ही कुंदन को उसे पार से इस पार ले आए। अब तक सुबह हो चुकी थी पर किसी ने 1 सेकंड के लिए भी आराम किया हो। सिद्धांत सभी फ्रेम्स बॉडीगार्ड्स को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए, जिसे देखकर सिद्धांत डर गया, पर उसने अपने चेहरे पर घबराहट को आने नहीं दिया। इस तरह वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो नीचे एक खाई थी।
खाई देखकर सबको यही समझ में आ रहा था कि सामने पड़े पत्थर के टकराने के बाद हो सकता है कि कहीं दोनों नीचे खाई में ना गिर गया हो, पर मुंह से कहने की हिम्मत वहां किसी को नहीं हो रही थी। सिद्धांत ये देखकर एक सेकंड के लिए ब्लैक हो जाता है, अपनी आंखें जोर से बंद करता है और तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है। सारे गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है। सिद्धांत दूसरी तरफ अपनी सर करके कहता है, इस खाई में जाने का कोई तो रास्ता होगा, ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद एक पतली पगडंडी मिलती है। उस पगडंडी को पकड़कर धीरे धीरे सिद्धांत आगे और उसके पीछे सारे बॉडीगार्ड सिद्धांत को फॉलो करते करते करीब 1 घंटे के बाद नीचे उतर जाता है। थोड़ी देर के बाद खाई के ठीक नीचे सभी बॉडीगार्ड्स खड़े थे। चारों तरफ आकाश और अंजलि को ढूंढने के बावजूद भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। सभी के चेहरे से थकान साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कल दोपहर से और आज सुबह तक किसी ने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया था। बस सभी पागलों की तरह आकाश और अंजलि को ढूंढ रहे थे। अब तक सब थककर चूर हो चुके थे। सिद्धांत सबके चेहरे को देखते हुए एक उदास मायूस भरी आवाज में कहता है, थोड़ी देर रुककर आराम लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 152। थोड़ी देर के बाद खाई के ठीक नीचे सभी बॉडीगार्ड्स खड़े थे। चारों तरफ आकाश और अंजलि को ढूंढने के बावजूद भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। सभी के चेहरे से थकान साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कल दोपहर से और आज सुबह तक किसी ने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया था। बस सभी पागलों की तरह आकाश और अंजलि को ढूंढ रहे थे। अब तक सब थककर चूर हो चुके थे। सिद्धांत सबके चेहरे को देखते हुए एक उदास मायूस भरी आवाज में कहता है, थोड़ी देर रुककर आराम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक शाम होती जा रही थी। सिद्धांत आकाश को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ जाता है। सामने एक गांव दिखता है। गांव देखकर सभी लोग को राहत की सांस लेती है। गांव के सभी लोगों को आकाश और अंजलि की तस्वीर दिखाकर जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वह दोनों इस गांव में है या नहीं, पर उन लोगों को वहां भी निराशा ही हाथ लगती है। सारा खूबसूरत सा वन पीस पहनकर, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, हाथों में ब्रेसलेट और दूसरे हाथों में ब्रांडेड वॉच, बालों को उसने खुला छोड़ दिया था, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, आंखों में गहरी काजल और चेहरे पर बहुत सारा मुस्कान लेकर धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। नीचे सीढ़ी से उतरते वक्त सामने हाल में सभी कोई मायूस और उदास होकर बैठे थे। सभी को देखकर सारा की मुस्कान कहीं खो जाती है। सारा नीचे आकर अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ है जो सभी के चेहरे पर 12 बजे है, कोई प्रॉब्लम है क्या? और अंबिका दी, जीजू, आकाश, अंजलि कहाँ है? इस वक्त की दिख क्यों नहीं रहा? इतना सुनते ही वहां पर बैठी अमृता, जो सिसक सिसक कर रो रही थी, जो सारा की बात सुनते ही जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर सारा का दिल पसीज जाता है और उसे चुप कराते हुए पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? अमृता रोते हुए बताती है कि कल से मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा है। इतना बता के जोर जोर से फिर से रोने लगती है। उसे चुप कराने लगती है और अंबिका को फ़ोन लगाकर सारा जानना चाह रही थी कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि वहां का माहौल देखकर कुछ अजीब ही लग रहा है। सारा जब अंबिका को फ़ोन लगाती है तब उसका दिमाग बहुत खराब था, क्योंकि कुंदन को निकालने का पेतरा हाथ नहीं लग रहा। खुद को लाचार और बेबस समझ रही थी, जो उसे उस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सारा का फ़ोन आते ही अंबिका खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है। अंबिका खुद को नॉर्मल करती है, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी उतनी ही रोबदार थी। क्या हुआ? सारा अपनी बहन की इस तरह वॉइस सुनकर थोड़ी डर जाती है, फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, दी अमृता भाभी, कुंदन को फ़ोन लगा रही है, बट उसका फ़ोन अनरीचेबल बता रहा है। अंबिका एक गहरी सांस लेती है और अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए कहती है, सब ठीक है, वह एक अर्जेंट काम से बाहर गया है, वह जहाँ है वहाँ की सिग्नल बहुत ही वीक है। सारा आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि अंबिका कहती है, सभी का ध्यान रखो। अंबिका जब सारा को अपनी बात रख रही थी तभी उसे अमृता का रोने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर अंबिका कहती है, अमृता को शांत करवाओ गुड़िया, उसे इस हालत में खुद को संभालने की ज़रूरत है, ना कि पैनिक करने की। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देती है। सारा की आवाज़ उसके गले में ही रह जाती है, आगे वह कुछ कह नहीं पाती है। तभी कमला आगे बढ़कर सारा को सारी बातें बता देती है कि अब तक आकाश अंजलि घर नहीं आया है। सिद्धांत किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है और अंबिका भी अब तक घर नहीं पहुंची है। कुंदन को भी किसी काम से बाहर भेजा गया है। ये सब सुनकर सारा कुछ पल के लिए सदमे में चली जाती है, लेकिन उसी के पास में बैठी अमृता और जोर जोर से रोने लगती है। सारा अमृता को शांत करवाती है। यह बातें सुनकर आयशा, कमला और सारा तीनों मिलकर अमृता को शांत करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी तरह शांत होकर वह सो जाती है। अब तक दोपहर हो चुकी थी। फिर सारा को रियांश की बातें याद आती है। वह दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और वह बिना समय गवाए रियांश को कॉल करती है। सारा का फ़ोन आते ही गुस्से में रियांश चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम्हें फुर्सत मिल गई, मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं कितना परेशान हूँ तुम्हें पता है क्या? तुम अगर नहीं आने वाली हो या आने वाली हो फ़ोन करके कंफर्म नहीं कर सकती हो। रियांश आगे कुछ कहता। सारा थोड़ी घबरा कर कहती है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है रियांश में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि। सारा इससे आगे कुछ कह पाती। रियांश घबराते हुए पूछता है, वहाँ सब ठीक तो है? सारा सारी बात बता देता है। रियांश अब जाकर थोड़ा शांत होता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है, ठीक है, तुम वहीं रहकर सबको संभालो, मैं पता करता हूँ।
रियांश बड़े ही प्यार से सारा से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, इस वक्त तुम्हारी वहाँ जरूरत सबसे ज्यादा है, प्लीज तुम खुद को और अपने परिवार को संभालो। फिर थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहता है, तुम पर इतना चिल्लाकर बात करने के लिए सॉरी, प्लीज अगली बार ध्यान रखूंगा। सारा बहुत ही टेंशन में थी, इसीलिए सिर्फ हम कर फोन कट कर देती है। इसी तरह शाम हो जाती है। अंबिका का अब तक दिमाग खराब हो चुका था। अंबिका कृष्ण और मोहन पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम लोग का अपना दिमाग नहीं है? एक काम करो, तुम लोग सभी कोई एक टावर बनाओ और कांच की दीवार के पार कूद जाओ। कांच की दीवार के ऊपर सीलिंग तक नहीं लगी हुई थी। अंबिका की बातें किसी को समझ में नहीं आती है, इसीलिए वह लोग अभी भी अंबिका की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। तभी ललन तपाक से कहता है, अरे बुद्धू, जैसे जन्माष्टमी में मटका को फोड़ने के लिए एक टावर बनाते हो, ठीक उसी तरह बिना कांच की दीवार को छुए उस तरफ जंप करो। अंबिका के कहे अनुसार एक टावर बनता है और कृष्णा और मोहन शीशे की दीवार की उस तरफ चला जाता है। किसी तरह कुंदन को रस्सी से उतारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कुंदन की हालत अब तक बहुत ही खराब हो चुकी थी, वह होश में तो आ चुका था लेकिन उधर जाने की हालत में नहीं था। कृष्ण के शर्ट के लगे कैमरे में दीपक को शीशे की दीवार में कुछ ब्लू रंग की लाइट दिखाई दे रही थी। दीपक कृष्ण को उस ब्लू लाइट के पास जाने को कहता है। जैसे ही कृष्णा उस ब्लू लाइट के पास पहुंचता है कि वह शीशे की दीवार ऑटोमेटिक जमीन के नीचे जाने लगती है। तभी कृष्ण और मोहन जल्दी से कुंदन को लेकर बाहर आ जाते हैं और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस वक्त अंबिका का एक रौबदार आवाज में कृष्ण से कहती है, अपने शर्ट पर लगे कैमरे को निकालकर वह उसी जगह छोड़कर आए जाए। कृष्ण कैमरा रखते हुए कहता है, कमीना, इतना भी साहस नहीं था कि हम लोगों का आने का इंतजार कर सके, डर के मारे पता नहीं किस बिल में छुप कर बैठा है। एपिसोड 153। दीपक कृष्ण को उस ब्लू लाइट के पास जाने को कहता है। जैसे ही कृष्णा उस ब्लू लाइट के पास पहुंचता है कि वह शीशे की दीवार ऑटोमेटिक जमीन के नीचे जाने लगती है। तभी कृष्ण और मोहन जल्दी से कुंदन को लेकर बाहर आ जाते हैं और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस वक्त अंबिका का एक रौबदार आवाज में कृष्ण से कहती है, अपने शर्ट पर लगे कैमरे को निकालकर वह उसी जगह छोड़कर जाओ। कृष्ण कैमरा रखते हुए कहता है, कमीना, इतना भी साहस नहीं था कि हम लोगों का आने का इंतजार कर सके, डर के मारे पता नहीं किस बिल में छुप कर बैठा है। अंबिका शातिर मुस्कान के साथ रहती है, तो वह ही पर साला डरपोक भी है, आमना सामना करने की बारी आई तो पता नहीं किसके पल्लू के पीछे अपना सर छुपा के बैठा है। खैर छोड़ो, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वहां से निकलो। अंबिका का ऑर्डर मिलते ही तुरंत ही उस जगह को खाली कर दिया जाता है। खाली करते ही उस एरिया को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया जाता है। अगर वहां कोई छुपा भी हो तो भी सब खत्म हो जाएगा और वेदांत को वहां पर आने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अंबिका के सभी आदमी निकलने के बाद उस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाता है। सामने एम्बुलेंस लगा हुआ था, एम्बुलेंस के अंदर सारी सुख सुविधा दी गई थी। कुंदन का ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू हो जाता है। कुंदन को सही सलामत मिल जाने के कारण अंबिका को राहत मिलती है, पर अभी भी वह बहुत ही बेचैन और बेताब थी, क्योंकि अभी तक ना ही सिद्धांत और ना ही आकाश की कोई भी खबर मिल पा रही थी। यहाँ तक पुअर कनेक्शन के कारण किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। कुंदन को अहमदाबाद लाने के बाद उसे कपूर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और उसका इलाज में कोई भी कमी नहीं होती है। रियांश भी अंबिका के साथ कांटेक्ट कर सबकी हालत के बारे में जान चुका था और अपनी कुछ टीम को सिद्धांत को और आकाश को ढूंढने भेज देता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाती है, पर अब तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सिद्धांत एक झोपड़ी के बाहर के दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। सिद्धांत आकाश और अंजलि की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वह बूढ़ी औरत उन दोनों का तस्वीर देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह बूढ़ी औरत सिद्धांत से पूछती है, क्या तुम उस दोनों के फैमिली मेंबर हो? सिद्धांत के चेहरे पर यह जानकर तो खुशी मिली कि आकाश के बारे में अब कुछ तो क्लू मिल जाएगा, पर कहीं ना कहीं उसे डर भी सता रहा था। अपने धड़कते दिल को शांत कर बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या आपने दोनों को देखा है? हाँ, ये तो हमें 2 दिन पहले ही उस बड़े से पहाड़ी के नीचे बहुत ही घायल अवस्था में मिले थे। लड़के की तो सांस ही नहीं चल रही थी, लड़की तो फिर भी घायल थी। पिछले 2 दिनों से उसे हम लोगों ने सामने आश्रम में वेद जी की निगरानी में रखा है। फिलहाल आप वहां जाकर पता कर सकते हैं। जैसे ही सिद्धांत को अच्छी न्यूज मिली, वह अंबिका को कांटेक्ट करना चाह पर वहां पुअर कनेक्शन के कारण कर नहीं पा रहा था। अचानक से सिद्धांत अपने सभी साथियों को लेकर वह आश्रम चला जाता है। आश्रम में जाते के साथ उसे दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। उन लोगों के हाथ में हथियार देखकर सभी डर जाते हैं, इसीलिए उन लोगों को आश्रम के अंदर जाने से मना कर दिया जाता है और अंदर जाकर वेद जी को बुलाकर लाया जाता है। वेद जी भगवा रंग का धोती और कुर्ता पहना था, गले में नारंगी रंग का गमछा डाला हुआ था, दाढ़ी सफेद हो चुकी और थोड़ी बड़ी भी थी। उसे देखकर लग रहा था कि उनकी उम्र करीबन 60 साल की होगी। उन लोगों के पास आकर सिद्धांत सारी बात बता देता है। वह वेद बाबा सिद्धांत के सभी साथियों और सिद्धांत को लेकर बड़ी ही इज्जत के साथ आश्रम के अंदर लेकर आता है और आकाश और अंजलि को बुलाने के लिए अपने शिष्य को भेज देता है। कुंदन को अब तक होश आ चुका था और उसे कपूर मेंशन लेकर जाया जा रहा था।
कुंदन के चेहरे अभी भी सूजे हुए थे, कहीं कहीं पटिया लगी हुई थी। कुंदन को इतना मारा पीटा गया था कि वह अंदर से कमजोर हो गया था, उसका ब्लड भी बहुत लॉस हो गया था। कृष्ण और मोहन के सहारे कुंदन अंदर आता है, जिसे देखकर अमृता के चेहरे पर एक खुशी होती है। फिर कुंदन की टूटे फूटे बॉडी को देखकर उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। किसी तरह कुंदन को लाकर उसे आराम करने के लिए उसके रूम में भेज दिया जाता है। कुंदन अमृता को देखकर उसे छेड़ते हुए कहता है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरे टूटने की खुशी में इतने अच्छे से तैयार हुई हो क्या। अमृता गुस्सा होकर के कुंदन को घूरकर देखती है, गुस्से में कहती है, बचा हुआ बॉडी पार्ट भी तोड़ दूंगी जहां ज्यादा बकबक किए तो। कुंदन डरते हुए कहता है, क्या जमाना आ गया है, मुझे तो अब अपनी पत्नी से डर लगने लगा है। अमृता उसे अपनी छोटी छोटी आंखें करके देखती है। थोड़ी देर के बाद उदास होकर कहती है, मैं बहुत डर गई थी। अमृता का हाथ पकड़कर अपनी सीने के पास रखकर कहता है, तुम्हारा प्यार मुझे कुछ नहीं होने देगा, देखो मैं सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर के बाद कुंदन दवाई के नशे में सो जाता है। आयशा अंबिका के सामने खड़ी होकर अंबिका से सवाल करती है, आखिर तुम मुझे बताओगी आकाश और अंजलि है कहाँ, क्या हुआ है उसे, वह अब तक घर क्यों नहीं आए हैं, और सिद्धांत कहाँ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब तुम बुत बनकर बैठे रहोगी या मेरे सवालों का जवाब दोगी। आयशा के इतनी चिल्लाकर पूछने पर अंबिका थोड़ा सा सहम जाती है, फिर भी अपना मुंह नहीं खोलती है। प्यार से मां के हाथ पकड़कर अपने पास बैठाती है और कहती है, अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो क्या मैं आपसे शेयर नहीं करती, कुछ भी नहीं हुआ है मां, आप बेकार में ही चिंता कर रही हो। सिद्धांत का अचानक से असाइनमेंट आ गया तो उसे जाना पड़ा। रही बात आकाश और अंजलि की, तो आकाश को बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है और अंजलि अब तक ऑफिस में है, क्योंकि उसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके डिलीवर करना है। आयशा अंबिका से अपना हाथ छुड़ाने हुए गुस्से में कहती है, इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगी, ठीक है तो मैं खुद पता करवा लूंगी। और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। अंबिका अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है, आपको कैसे बताऊं जो मुझे खुद भी नहीं पता कि वह तीनों आखिर है कहाँ। ऐसी कौन सी जगह है जहां मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अपने मोबाइल पर हाथ कसते हुए गुस्से में कहती है। आश्रम में वेद जी के कहने पर आकाश और अंजलि को लेकर बाहर आते हैं। आकाश और अंजलि को देखकर सिद्धांत बहुत खुश होता है, जब अंजलि को देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है। एपिसोड 154। आयशा अंबिका से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहती है, इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगी, ठीक है तो मैं खुद पता करवा लूंगी। और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। अंबिका अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है, आपको कैसे बताऊं जो मुझे खुद भी नहीं पता कि वह तीनों आखिर है कहाँ। ऐसी कौन सी जगह है जहां मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अपने मोबाइल पर हाथ कसते हुए गुस्से में कहती है। आश्रम में वेद जी के कहने पर आकाश और अंजलि को लेकर बाहर आते हैं। आकाश और अंजलि को देखकर सिद्धांत बहुत खुश होता है, जब अंजलि को देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है। सिद्धांत अपनी एक्सप्रेशन को छुपाकर आकाश और अंजलि को गले से लगता है। थोड़ी देर के बाद वेद जी से आजा लेता है विदा लेने के लिए, लेकिन वेद जी कहते हैं थोड़ी देर के बाद शाम हो जाएगी और फिर रात, इस जंगल से निकलना मुश्किल हो जाएगा और इन दो बच्चों की हालत की अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज रात आप यहीं रुक जाए, सुबह होते ही निकल जाएगा। सिद्धांत भी बिना नखरे दिखाए उसकी बात मान लेता है, क्योंकि लगातार 2 दिन से खोजबीन करने के कारण सिद्धांत और सिद्धांत के आदमी पूरी तरह से थक चुके थे, उन्हें भी आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन सिद्धांत को घर भी जाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ना ही अंबिका से कांटेक्ट कर पा रहा है, ना ही वहां का खबर सिद्धांत को मिल पा रहा है। सिद्धांत के मन बहुत बेचैन हो रहा था। सिद्धांत रुकने के लिए मान जाता है और शिष्य के द्वारा उसके कमरे में जाने लगता है। तभी सिद्धांत अपनी जगह पर खड़ा होकर वेद जी से पूछते हैं, यहाँ पर किसी का भी मोबाइल काम क्यों नहीं कर रहा है। वेद जी थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, अरे बेटा, हमारे यहाँ ना ही मोबाइल का सुविधा है ना ही बिजली का, हम लोग बस इसी तरह जिंदगी काट लेते हैं। सिद्धांत चुपचाप बिना सवाल किए आकाश और अंजलि के साथ उसके कमरे में चले जाते हैं। सिद्धांत की बॉडीगार्ड आश्रम के दूसरे हिस्से में आराम करने चले जाते हैं। सिद्धांत नीचे जमीन पर बैठा हुआ था, उसी के पास एक और गद्दे बिछाए हुए थे, उस पर आकाश और अंजलि चुपचाप बैठे हुए थे। चुप्पी तोड़ते हुए सिद्धांत कहता है, अब तुम दोनों मुझे बताओगे आखिर यहाँ हुआ क्या था। अंजलि तुम्हारी पत्नी, इतना कहकर कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों पति पत्नी हो, पर ऐसे तो बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता था अंजलि तुम्हारी पत्नी बने, पर पूरे धूमधाम पूरी शानो शौकत के साथ तुम दोनों ने शादी क्यों कर ली। आपने ठीक समझा। अंजलि लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहन के आकाश की विवाहता हो गई थी। आकाश एक लंबी सांस लेते हुए कहता है। फ्लैशबैक। खाई के नीचे आकाश और अंजलि बेहोश अधमरी हालत में पड़े थे। आकाश तो पूरा बेहोश हो चुका था, लेकिन अंजलि को अभी भी होश था। वह आकाश को जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाश बेशुद्ध हो चुका था। अंजलि मदद के लिए पुकार लगाने लगती है। आसपास से गुजरते लोग अंजलि और आकाश को एक आश्रम में लेकर चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही आकाश और अंजलि दोनों की इलाज शुरू हो जाता है।
लेकिन गांव में कानाफूसी होने लगा कि ये दोनों कहीं घर से भागकर तो नहीं आए हैं, इसीलिए दोनों की ऐसी हालत है। अंजलि को जब होश आया तो गांव की औरतें उसे घेर कर खड़े थे। उससे कहा, क्या तुम्हारा वह मर्द है या फिर तुम उसके साथ भाग के यहाँ आए हो? अंजलि जब बेहोश थी और उसे होश आने लगा था तभी उसने गांव की औरतों की बातें सुन ली थी कि अगर ये दोनों पति पत्नी ना हुए तो इन दोनों को यही मार के इसी मिट्टी में दफना दिया जाएगा। अंजलि खुद के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर कहीं ना कहीं अंजलि के मन में आकाश के लिए डर बैठ गया। इसीलिए जब वह होश में आई तो औरतों के पूछने के बाद तुरंत उन्होंने कहा, हाँ वह हमारे पति है। उसमें से एक औरत बोली, अगर वह तुम्हारा पति है तो तुम्हारे मांग में सिंदूर कहाँ है, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र कहाँ है, हाथों में लाल चूड़ियाँ क्यों नहीं है? अंजलि बिना समय गवाए तुरंत ही उत्तर देती है, हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट से हम दोनों बच गए, पर रात में अचानक कुछ चोर गुंडों ने हम लोगों पर हमला कर दिया। उस गुंडे की हमले से बचने के लिए हम लोगों ने जंगलों में भागा, पर अंधेरे होने के कारण दिखाई नहीं दिया और हम लोग खाई में गिर गए। इस भागा दौड़ी के कारण हो सकता है कहीं हमारा मंगलसूत्र गिर गया हो और भागने के कारण मेरी चूड़ियां जंगल में ही फूट गई थी। सारे गांव वाले ने अंजलि के बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अभी भी मन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने का आशंका लग रहा था। आकाश को जब तक होश नहीं आया तब तक अंजलि को आकाश के पास नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अभी भी गांव वालों के मन में ये शक था कि अंजलि झूठ कह रही है। लेकिन जब आकाश की आंखें खुली तो सबसे पहले उसके मुंह से अंजलि का ही नाम निकला। वहां खड़े वेद जी के शिष्य दौड़कर वेद जी को बुलाकर लेकर आए। वेद जी आने के बाद आकाश के जांच पड़ताल किए, उसके बाद उससे सवाल पूछा गया। सवाल पूछने से पहले ही आकाश अपना सवाल वेद जी के सामने रख दिया। अंजलि कहाँ है, क्या वह ठीक है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आकाश के इतने सारे सवाल से वेद जी को लगा कि अंजलि सचमुच में आकाश की पत्नी है। इसीलिए वेद जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी अभी स्वस्थ है, अच्छी है, अभी उसे तुम्हारे कमरे में भिजवाता हूँ। अंजलि आकाश के कमरे में जैसे ही आती है, अंजलि प्यार से आकाश को गले लगाती है, क्योंकि आकाश को बहुत सी चोट लगी थी। अंजलि आकाश से सिसकते हुए पूछती है, क्या आप ठीक है, आपको अभी भी दर्द हो रहा? आकाश अंजलि के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। इतना कहकर अंजलि का सर अपने सीने पर रखता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। दोनों को इस तरह गले लगते देख सारे गांव वाले, जो अब तक दोनों के पास ही खड़े थे, वहां से चले जाते हैं और दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। तभी अंजलि उसे सारी बात बता देती है। तो आकाश अंजलि को छेड़ते हुए कहता है, तो बीवी जी आपकी तबीयत कैसी है? ये सुनते ही अंजलि शर्मा कर आकाश के सीने में अपना सर को छुपा लेती है। आकाश भी मुस्कुराकर उसे गले से लगा लेता है। उसके सर पर अपनी चीन टिकाते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, लव यू बीबी जी। एपिसोड 155। दोनों को इस तरह गले लगाते देख सारे गांव वाले, जो अब तक दोनों के पास ही खड़े थे, वहां से चले जाते हैं और दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। तभी अंजलि उसे सारी बात बता देती है। तो आकाश अंजलि को छेड़ते हुए कहता है, तो बीवी जी आपकी तबीयत कैसी है? ये सुनते ही अंजलि शर्मा कर आकाश के सीने में अपना सर को छुपा लेती है। आकाश भी मुस्कुराकर उसे गले से लगा लेता है। उसके सर पर अपनी चीन टिकाते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, लव यू बीबी जी। उसी वक्त मुखिया जी आते हैं और दोनों को इस तरह देखकर गला साफ करने लगते हैं। उसकी आवाज़ से दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया जी अपने रौबदार आवाज में कहते हैं, हम लोगों के गांव में कल एक पूजा का आयोजन किया गया है। ये हमारी कुलदेवी का पूजा होता है। इस पूजा में 100 दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है। आप लोग भी नए जोड़े हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप इस पूजा में शामिल हो। कल आपके लिए कपड़ा भिजवा दिया जाएगा, आप दोनों तैयार होकर पूजा में शामिल हो जाएगा। इतना कहकर मुखिया जी उसके रूम से निकल जाते हैं। आकाश और अंजलि एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में कई सवाल थे, पर दोनों होठों से कुछ नहीं कह रहे थे। तभी आकाश अंजलि के हाथ को अपने हाथों में रखते हुए बड़ी ही शालीनता से पूछता है, क्या तुम इस पूजा में बैठना चाहती हो? अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अंजलि अभी भी असमंजस में थी, इस सवाल का वह क्या जवाब दे। अंजलि को कुछ न बोलते हुए देख आकाश का चेहरा उदास हो जाता है और कहता है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम्हारी पसंद ना हो। अंजलि चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वह लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है, और फिर वो लोग आगे बोलने की हिम्मत अंजलि नहीं कर पाती है। आकाश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह लोग क्या सोचते हैं और क्या करने वाले हैं। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है, अगर आप नहीं चाहती हैं तो हम उस पूजा में नहीं बैठेंगे। अंजलि तभी कहती है, अगर मैं चाहूं तो। अंजलि अपनी बात कहकर आकाश के चेहरे को देखने लगती है। आकाश का चेहरा अचानक से खिल जाता है, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। ये देखकर अंजलि भी मुस्कुरा देती है और उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी उसे मिल जाता है। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस आपकी खुशी चाहता हूँ, अगर आप खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अंजलि आकाश की मन की बात जानना चाहती थी, इसीलिए धीमी आवाज में कहती है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आकाश उसके सर को प्यार से चूम लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या आपको मेरी आंखों में आपके लिए प्यार नहीं दिखता है?
अंजलि अपना सर हाँ में हिला देती है और शर्मा कर उसके सीने में अपने सर को छुपा लेती है। उसके सीने पर सर रखकर कहती है, जरूरी तू मुझे जरूरत से भी ज्यादा है। तेरे साथ ही मैं जियो मरूं, यही इरादा है। तेरी रूह में उतर जाऊं खुशबू बनकर, तेरी सांसों में घुलने का इरादा है। कभी ना छोड़ूंगी साथ तुझे ये वादा है। तेरे लिए उम्मीद कम ख्वाहिश से ज्यादा है। अंजलि की बातें सुनकर आकाश के दिल को बड़ी ही सुकून मिलती है। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुझमें ही बस जाऊं कहीं, यह मेरा दिल बस इतना ही चाहता है। इसी तरह सुबह हो जाती है। उसकी कमरे में 2 जोड़ी कपड़े शिष्य के द्वारा भिजवा दिया जाता है। आकाश और अंजलि कपड़े लेकर तैयार होने चले जाते हैं। अंजलि तैयार होकर आकाश के सामने खड़ी थी। आकाश तो अंजलि को देखकर जैसे अपने पलके झपकना ही भूल गया था। अंजलि लाल रंग की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक। अंजलि नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। कमी थी तो बस उसकी मांग में सिंदूर की और गले में मंगलसूत्र की। आकाश भी वाइट रंग की धोती और कुर्ता में गजब ढा रहा था। अंजलि आकाश को चीर नजरों से देख रही थी क्योंकि आकाश उसे इस तरह देख रहा था। उसकी तापती नज़र को अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए शर्म के मारे अपनी नज़रें वो उठा नहीं पा रही थी। तब तक गांव के कुछ लोग दोनों को लेने चले आते हैं। आकाश को देखकर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अंजलि की मानसूनी देखकर गांव की औरतें कहती है, तुम्हारी मानसूनी क्यों है? अंजलि हकलाते हुए कहती है, मेरे पास कुछ नहीं था, जो आप लोग ना जो भेजा मैं उसी से तैयार हो गई। तब तक वेद जी आ जाते हैं और कहते हैं, बच्ची ठीक तो कह रही है, इस आश्रम में उसे कहाँ कुछ सुख सुविधा मिलेगी। आप लोग इसे मंदिर लेकर जाए, वहीं पर विधि विधान से सारे काम करवा दीजिएगा। गांव के बीचों बीच बड़े से मैदान को फूलों से सजाया गया था। मैदान इतना बड़ा था कि 500 लोग उसमें आराम से आ सकता था। मैदान के सामने ही एक बहुत बड़ी मंदिर थी जिसमें एक देवी की प्रतिमा थी। करीब 100 मंडप को तैयार किया गया था। हर मंडप के सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था और एक पुजारी। इस तरह आकाश और अंजलि को भी एक मंडप के सामने बिठाया गया। पहले विधिवत अंजलि के मांग में सिंदूर भरा गया और फिर गले में मंगलसूत्र पहनाया गया। उसके बाद 100 जोड़ों के साथ गांव की कुलदेवी मंदिर की पूजा की गई। पूजा संपन्न होने के बाद कुलदेवी मंदिर के आगे सभी को हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया गया। उसके बाद सभी कोई अपने अपने घर चले गए। फ्लैशबैक एंड। सिद्धांत बड़े ही ध्यान से आकाश की बातें सुन रहा था। आकाश की बात खत्म होते ही सिद्धांत कहता है, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों की शादी हो गई। वैसे भी अंजलि तुम जैसा जीवन साथी ही डिजर्व करती है। चलो फिर, रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं, कल सुबह सुबह ही निकालना है। सिद्धांत बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ। अंबिका से बात न कर पाने की तर्क उसके चेहरे पर और आंखों में साफ साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ अंबिका बेचैन थी। अपनी पायलट को फोन लगाकर कहती है, अभी के अभी चॉपर रेडी करो, निकालना है। पायलट कहता है, यस लेडी बॉस, बट जाना कहाँ है मैम? सारंगा वन के आसपास। पायलट नाम सुनते ही हकलाते हुए कहता है, मैडम जंगल के रास्ते में इस वक्त जाना पॉसिबल नहीं है, सुबह होते ही चलूंगा क्योंकि रात के अंधेरे में वहाँ कुछ भी रास्ता क्लियर नहीं होता है। अंबिका अपने हाथों की मुट्ठी कस देती है और मन को मसोड़ कर रह जाती है क्योंकि सचमुच में जंगल के रास्ते रात के टाइम में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अंबिका भी बेमन से ठीक है कहकर फोन कट कर देती है। एपिसोड 156। सिद्धांत बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ। अंबिका से बात न कर पाने की तर्क उसके चेहरे पर और आंखों में साफ साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ अंबिका बेचैन थी। अपनी पायलट को फोन लगाकर कहती है, अभी के अभी चॉपर रेडी करो, निकालना है। पायलट कहता है, यस लेडी बॉस, बट जाना कहाँ है मैम? सारंगा वन के आसपास। पायलट नाम सुनते ही हकलाते हुए कहता है, मैडम जंगल के रास्ते में इस वक्त जाना पॉसिबल नहीं है, सुबह होते ही चलूंगा क्योंकि रात के अंधेरे में वहाँ कुछ भी रास्ता क्लियर नहीं दिखता है। अंबिका अपने हाथों की मुट्ठी कस देती है और मन को मसोड़ कर रह जाती है क्योंकि सचमुच में जंगल के रास्ते रात के टाइम में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अंबिका भी बेमन से ठीक है कहकर फोन कट कर देती है। सुबह का इंतजार करने लगती है। ये रात आज कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी, कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरज देवता भी आज कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे थे, शायद उन्हें घर से निकलने में शर्म आ रही हो। ना ही तो ये रात अंबिका से कट रही थी और ना ही तो सिद्धांत से। दोनों के लिए ये रात आज कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। सुबह होते ही सिद्धांत तैयार होकर आकाश और अंजलि के साथ पूरे बॉडीगार्ड को लेकर तैयार था। अचानक से बहुत जोर की हवा चलने लगी, बड़े बड़े पेड़ पौधे हिलने डुलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आ गई हो। इतनी तेज हवा थी कि कोई भी ऊपर नहीं झांक पा रहा था। सिद्धांत जब आसमान की ओर देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चॉपर धीरे से बड़े से ग्राउंड के बीचों बीच लैंड होता है। उसमें से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और अंत में अंबिका बड़ी ही स्टाइल से नीचे उतरकर आती है, जिसे देखकर सिद्धांत का दिल जोरों से धड़कने लगा था। सिद्धांत की धड़कन उसका साथ ही नहीं दे रही थी, उछल उछल कर अंबिका से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। अंबिका लग भी इतनी प्यारी खूबसूरत कि किसी की भी नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। अंबिका बिजनेस सूट में काफी अट्रैक्टिव और बला की खूबसूरत लग रही थी।
अंबिका का स्वैग देखकर गांव वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी लड़की को पहली बार देखा हो। अंबिका एक नज़र में सिद्धांत, आकाश और अंजलि को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए सीधे सिद्धांत को गले से लगा लेती है। गले लगाते ही दोनों की आंखें अपने आप बंद हो जाती है, जैसे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हो, कितने सालों के बाद मिल रहे हो, पिछड़े हुए पंछियों को जैसे आसरा मिल गया हो। सिद्धांत अंबिका की पीठ को प्यार से रब करते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, आई मिस यू जान। अंबिका भी उतने ही धीमे से कहती है, यूं ही नहीं, हम आपके लिए तड़पते हैं, बस आप ही हो जो हर सांस के साथ इस दिल में धड़कते हो। अंबिका की बातें सुनकर सिद्धांत की आंखें नम हो जाती है। अंबिका की भी हालत ठीक सिद्धांत की तरह ही है। वह इस वक्त सिद्धांत को बहुत ही प्यार करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। दोनों को गले लगाते देख आकाश और अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंबिका दोनों को गले से लगा लेती है। सिद्धांत सारी बात अंबिका को बता देता है। अंबिका वेद जी और सरपंच के सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती है और सभी को लेकर अपनी चॉपर में घर के लिए निकल जाती है। बॉडीगार्ड के लिए भी एक अलग चॉपर आ गया था। सभी बॉडीगार्ड्स भी दूसरे चॉपर में आ जाते हैं। कपूर मेंशन के बड़े से ग्राउंड के बीचों बीच लैंड होती है। धीरे धीरे सभी उतरकर अंदर की ओर चले जाते हैं। कुंदन घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि अंबिका सभी को लेकर आ रही है। ऐसा आरती की थाल सजाकर प्यार से सभी को आरती कर अंदर लेकर आती है। प्यार से सभी को गले लगाती है। गले लगने के बाद अंजलि को जब सिंदूर और मंगलसूत्र में देखती है तो आयशा थोड़ा उससे दूर होकर गुस्से में कहती है, क्या तुमने शादी कर लिया? क्यों और कब? मुझे बताना भी तुम लोगों ने सही नहीं समझा। ये सुनते ही अंजलि की हालत खराब हो गई थी। अंबिका सोफे पर एक पांव के ऊपर दूसरे पांव चढ़कर आराम से बैठ जाती है और सामने का नजारा देखने लगती है। सिद्धांत भी आकाश और अंजलि के पास ही उसकी सपोर्ट के लिए खड़ा था। अंजलि हकलाते हुए कहती है पर उसके जुबान से आवाज ही नहीं निकलती है। ये देखकर अंबिका को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आती है। आकाश आगे बढ़कर कहता है, माँ वहाँ कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमें शादी करनी पड़ी। कमला आग में घी डालने का काम करती है। आगे बढ़कर कहती है, सिचुएशन ऐसी कैसी थी कि तुम्हें इससे शादी करनी पड़ी? अब तुम कैसे जानते हो कि मैं इसे अपना लूंगी? ये सुनते ही अंजलि की आंखों से नदियों की धार शुरू हो गई और वह रोने लगी। आकाश अंजलि का सपोर्ट करते हुए कहता है, माँ ये कैसी बातें कर रही है, हमने शादी कर ली है, बस आप इसे अपना लीजिए। वैसे भी अंजलि बहुत अच्छी लड़की है। आयशा कहती है, अगर मैं इस शादी को नहीं मानूं तो? आकाश कुछ जवाब देता उससे पहले अंजलि आगे बढ़कर कहती है, अगर आप नहीं मानते हैं आंटी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थोड़ा मायूस होकर कहती है, मैं आकाश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस शहर को भी छोड़कर चली जाऊंगी, बस आप आकाश से नाराज मत होना, क्योंकि इसमें आकाश की कोई गलती नहीं है। इतना कहकर अंजलि आकाश को रोते हुए देखती है और बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। आकाश उसे रोकते हुए कहता है, आप मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हो? अंजलि आकाश को समझाते हुए कहती है कि आपका परिवार है, आपको उनकी बातें माननी चाहिए। रही बात मेरी तो मुझे कोई भी दुख नहीं होगा और मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ वेदांत अपने अड्डे को यूं बर्बाद होते देख उसका खून खौल गया था। वह कुछ नया प्लानिंग कर रहा था। अंबिका का तस्वीर देखकर कहता है, इस बार जिंदगी में तुम्हारे खास आदमी कुंदन को जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उसे बचाओ, पर अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे होगा तो रेडी रहना लाइफ अपनी लाइफ से मिलने के लिए। राणा अब तक अस्पताल से ट्रीटमेंट करवा कर घर आ चुका था। उससे भी अंबिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह समझ चुका था कि अंबिका से अकेले लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए वह शंकराचार्य को कॉल करके यहाँ अहमदाबाद बुलाता है। शंकराचार्य भी राणा की बात मानकर अहमदाबाद के लिए निकलने के लिए बड़ी सी प्लानिंग कर रहा था। एपिसोड 157। दूसरी तरफ वेदांत अपने अड्डे को यूं बर्बाद होते देख उसका खून खौल गया था। वह कुछ नया प्लानिंग कर रहा था। अंबिका का तस्वीर देखकर सनक भरी आवाज में कहता है, इस बार जिंदगी में तुम्हारे खास आदमी कुंदन को जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उसे बचाओ, पर अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे होगा तो रेडी रहना लाइफ अपनी इस लाइफ से मिलने के लिए। राणा अब तक अस्पताल से ट्रीटमेंट करवा कर घर आ चुका था। उससे भी अंबिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह समझ चुका था कि अंबिका से अकेले लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए वह शंकराचार्य को कॉल करके यहाँ अहमदाबाद बुलाता है। शंकराचार्य भी राणा की बात मानकर अहमदाबाद निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। शंकराचार्य इस बार बड़ी प्लानिंग के साथ अंबिका का सामना करना चाहता था, क्योंकि अंबिका कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसे हराने के लिए प्लानिंग तो बड़ी ही करनी होगी। शंकराचार्य बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर हाथों में ग्लास में वाइन का सीप लेते हुए मन में सोच रहा था, एक औरत से हारना कितनी शर्म की बात है, पर एक न एक दिन तो उसे मैं अपने कदमों में लाकर रखूंगा। पहले तो मेरी इच्छा थी कि वह मेरी घर की बहू बने, पर अब वो मेरी बिस्तर गर्म करेगी। इतना कहकर जोर जोर से देवल की तरह हंसने लगता है। अंबिका, मैं तुम्हारे सारे घमंड को चूर चूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी शंकराचार्य नहीं। तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं, मैं तुमसे छुप नहीं रहा था, बस अपनी
सल्तनत को मजबूत कर रहा था, अपनी सल्तनत की दीवार को इतनी मजबूती देना चाहता था कि तुम उसे छू तक ना सको। अब समय आ चुका है आमना सामना का, तैयार रहना मेरे बिस्तर को गर्म करने के लिए। ये कहते हुए शंकराचार्य अपने सीने को बड़े ही प्यार से सेड्यूस तरीके से टच कर रहा था। वेदांत भी अब चुप नहीं बैठने वाला था, वह भी अंबिका को पाने के लिए मरा जा रहा था। किसी भी कीमत में उसे अंबिका अपनी बाहों में चाहिए था। उसकी खूबसूरती में वह पागल हो चुका था, उसकी स्वैग में वह दीवाना हो चुका था, उसके एक्शन में खुद को भूला चुका था। हर कीमत पर अंबिका उसे चाहिए थी। इसीलिए वेदांत अब पूरे जोर शोर से प्लानिंग कर रहा था। अंजलि का रो रो के बुरा हाल था। सारा आगे बढ़कर अपनी माँ कमला और बुआ आयशा से कहती है, आप लोगों ने ये क्या लगा रखा है, शादी कर ली तो कर ली, क्या कमी है हमारी अंजलि में, मुझे तो कोई कमी नहीं दिख रही है। दोनों की जोड़ी भगवान ने क्या फुर्सत से बनाई है, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप लोग भी क्या दकियानूसी बातें करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों ने आपको बताकर शादी नहीं की। ठीक है, कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है, बस सारा बोले जा रही है। तो ठीक है, अब आप दोनों मिलकर के अच्छे से रीति रिवाज के साथ शादी करवा दीजिए, आप भी खुश और हमारे भाई और अंजलि भी खुश। लास्ट लाइन कहते हुए आकाश और अंजलि के बाह को पकड़ लेती है। सारा की इस तरह बातें सुन अशोक, जो अब तक हंसी को कंट्रोल करके रखा था, जोर से हंसते हुए अपने पेट पर हाथ देकर सोफे पर बैठ जाता है। उसे हंसते हुए देख कमला और आयशा खुद को भी रोक नहीं पाती है, वह दोनों भी हंसते हंसते सोफे पर बैठ जाती है। आकाश, अंजलि और सारा तीनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि तीनों का पोपट हो गया। तीनों आकाश, अंजलि और सारा एक दूसरे का चेहरे को देखकर बच्चों की तरह मुंह बना लेते हैं। सिद्धांत को भी समझ में आ गया कि अब तक इस घर में ड्रामा चल रहा था। वह अंबिका के पास बैठते हुए धीरे से कहता है, क्या तुम्हें पता था कि यह सब ड्रामा कर रहे हैं। अंबिका मोबाइल पर कुछ सर्च करते हुए कहती है, मेरी फैमिली है तो मुझे तो पता ही होगा कौन क्या और कब क्या करता है, इसीलिए तुम कुछ नहीं कह रही थी, चुपचाप बैठी थी, बस मजे ले रही थी। हाँ, अब इन्हें भी तो हक है अपने बच्चों को साथ प्यार से बात करने का और मजाक करने का भी। आयशा अपनी जगह से उठकर अंजलि को आंसू पोंछते हुए प्यार से उसके सर को चूम लेती है और कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मेरी तो दिल ही इच्छा थी कि तुम ही मेरी घर की बहू बनो, पर कहीं ना कहीं मुझे डर था कि तुम मना ना कर दो। रही बात किस सिचुएशन में तुम्हारी शादी हुई, यह मेरे लिए मायने नहीं रखती है, बस तुम दोनों इस शादी से खुश हो, मेरे लिए यही मायने रखती है। इसीलिए मैंने तुम दोनों को आरती उतार के घर के अंदर आने दिया, क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया। अंजलि मायूस सा चेहरा बनाकर अपने सर को नामे हिला देती है और आयशा को गले से लगा लेती है, गले लगाकर मासूम बच्चे जैसी कहती है, आपने तो मुझे डरा दिया आंटी। ये सुनते ही आयशा उसे अपने से दूर करती है और झापड़ दिखाकर कहती है, खबरदार जो मुझे आंटी कहा तो। फिर प्यार से अंजलि के बालों को सहलाते हुए कहती है, अब तो मैं तुम्हारी माँ हुई तो माँ कह दो। फाइनली आकाश और अंजलि दोनों रिलैक्स होकर सोफे पर बैठते हैं। एक्सीडेंट से लेकर शादी तक का सफर में जो कुछ भी उन दोनों के साथ बिता, घरवालों को इत्मीनान से सब कुछ बता देते हैं। कुंदन और अमृता भी आकाश और अंजलि के लिए बहुत खुश थे। आयशा भी अमृता की खुशखबरी सबके साथ शेयर करती है। अंजलि और आकाश अमृता और कुंदन को कंग्रेचुलेट करते हैं। रियांश को भी पता चलता है कि आकाश और अंजलि घर आ गए हैं, तो वह भी अपने टीम को वापस बुला लेते हैं और आकाश और अंजलि से मिलने के लिए कपूर मेंशन पहुंच जाते हैं। सभी एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। एपिसोड 158। फाइनली आकाश और अंजलि दोनों रिलैक्स होकर सोफे पर बैठते हैं। एक्सीडेंट से लेकर शादी तक का सफर में जो कुछ भी उन दोनों के साथ घटना घटी, घरवालों को इत्मीनान से सब कुछ बता देते हैं। कुंदन और अमृता भी आकाश और अंजलि के लिए बहुत खुश थे। आयशा भी अमृता की खुशखबरी सबके साथ शेयर करती है। अंजलि और आकाश अमृता और कुंदन को कंग्रेचुलेट करते हैं। रियांश को भी पता चलता है कि आकाश और अंजलि घर आ गए हैं, तो वह भी अपने टीम को वापस बुला लेता है और आकाश और अंजलि से मिलने के लिए कपूर मेंशन पहुंच जाते हैं। सभी एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त सभी आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि आज की दिन बहुत खास थी। पूरा परिवार एक साथ मिलकर एक ही टेबल पर प्यार से डिनर कर रहे थे। कितने दिनों से इन लोगों ने ना ठीक ढंग से खाया था, ना ही ठीक ढंग से किसी को नींद आई थी। संघर्षपूर्ण जिंदगी से थोड़ी सी राहत मिली थी, वह सुकून सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अंबिका खाना खाते वक्त अपनी चोर नजरों से सिद्धांत को देख रही थी। सिद्धांत भी लगातार अपनी इंटेंसिव भरी नजरों से अंबिका को ही देख रहा था। कुछ यही हालत कुंदन की भी थी, क्योंकि कुंदन को इतनी चोटें लगी थी कि अमृता को ठीक ढंग से वह प्यार तक नहीं कर पाया था। दवाई के असर से उसे नींद बहुत आती थी, जिसके कारण अमृता से बात तक भी नहीं कर पा रहा था। आज उसकी आंखों में सुरूर छाया हुआ था। अंजलि सबकी बातें सुनकर जो डर गई थी, अब उसके चेहरे में एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। इतने बड़े परिवार के पास बैठकर खाना खाते समय उसके दिल में एक अलग ही राहत मिल रही थी, सुकून मिल रहा था। खुद को लकी मान रही थी कि इतने बड़े परिवार की बहू बनने का सौभाग्य सिर्फ उसे मिला। दिल से आकाश और भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी। वही आकाश अंजलि की मन के हालत को अच्छी तरह से समझ रहा था। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान देखकर आकाश के चेहरे खुद ब खुद किसी फूलों की तरह खिल जाता है।
रियांश लगातार सारा से देखे जा रहा था। सारा है कि एक बार भी नजर उठाकर रियांश को नहीं देखती। सारा अपने परिवार के सामने अपने प्यार को रुसवा नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए वह चुपचाप नजरें नीचे करके सिर्फ अपना डिनर कर रही थी। सारा की ऐसी हरकत देखकर रियांश को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। रियांश को सारा का इस तरह इग्नोर करना उसके ईगो को हर्ट कर रहा था। इसी तरह सभी का डिनर हो जाता है। अमृता कुंदन को सपोर्ट देते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कुंदन की चोट अभी तक सही ढंग से ठीक नहीं हुआ था, जिसके कारण उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। आकाश और अंजलि अभी भी कसमकास थे कि क्या करना चाहिए। आकाश सर झुका के अपने कमरे में चला जाता है। दोनों की चेहरे के एक्सप्रेशन देख अंबिका को समझ में आ जाता है कि दोनों की दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। अंजलि अपने कमरे में जा रही थी, उसे रोकते हुए अंबिका अपनी बुलंद आवाज में कहती है, अंजलि गुड्डू की तबीयत अभी सही नहीं है, जाए उसे देखिए, उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। ये सुनते ही अंजलि का चेहरा भी मासूम बच्चे की तरह खिल जाता है, जैसे कोई खिलौना मांग रहा हो और उसे वह खिलौना मिल जाता है। वह खुशी खुशी आकाश के कमरे की तरफ अपने धीमी धीमी कदमों से आगे बढ़ने लगती है। वही रियांश सबसे इजाजत मांग रहा था अपने घर जाने के लिए। आयशा और कमला उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर रियांश है कि अपनी जिद पर अड़ा था, क्योंकि उसे सारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आयशा और कमला की बात को न मानते देख बृजकिशोर जी रौबदार आवाज के साथ कहते हैं, इतनी रात को हमारे घर से मेहमान चले जाइए, हमारे घर का परंपरा नहीं, कुछ नहीं तो हमारी इज्जत का मान रखने के लिए आज रात ठहर जाए। बृजकिशोर की आवाज सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। रियांश भी उनका बात काटकर उनका अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आज रात रुककर उनका मान रख लेते हैं। अंबिका अपनी नौकरों से कहती है, नानू को कमरे तक छोड़ कर आओ। फिर सारा से कहती है, गुड़िया रियांश को उसके कमरे तक ले जाओ। उन्हें उनका कमरा दिखाए। सारा एक मीठी सी स्माइल देकर रियांश को उसके कमरे तक ले जाती है। सिद्धांत पूरी तरह से थक चुका था। इतने दिनों से लगातार आकाश को ढूंढने के चक्कर में खुद का हेल्थ का ध्यान तक नहीं रखा था, इसलिए वह डिनर करने के तुरंत बाद ही रूम में चला जाता है। सभी के जाने के बाद अंबिका बाहर ग्राउंड में आती है। कृष्णा और मोहन को सख्त इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है, अब और भी ज्यादा अलर्ट रहने का समय है, क्योंकि घायल शेर स्वस्थ शेर से ज्यादा जख्म देता है। पूरी तरह से चौकना रहना, जब तक कुंदन ठीक न हो जाए तब तक ये दायित्व तुम्हें संभालना है। अंबिका पूरी सिक्योरिटी चेक करने के बाद वह भी अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि आकाश के कमरे की बाहर खड़ी होकर घबरा रही थी कि अंदर कैसे जाए, उसके हाथ पांव ठंडी हो रहे थी। आकाश के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन अब उसके दिल की धड़कन उसका साथ नहीं दे रही थी। इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि वह उस पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। आकाश को एहसास हो जाता है कि कमरे के बाहर उसकी दिल की धड़कन खड़ी है। अपनी मीठी आवाज के साथ कहता है, क्या आपको आज रात दरवाजे के बाहर काटनी है या अंदर भी आना है? ये सुनते ही अंजलि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मन में सोचती है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। अंजलि धीरे से कमरे के दरवाजा खोलकर अंदर झांकती है। आकाश उसे कमरे में कहीं भी नहीं दिखता है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स महसूस करती है और वह अंदर चली आती है। अंबिका जब कमरे में आती है तो सिद्धांत कपड़े चेंज कर बालकोनी में खड़ा सिक्योरिटी और गार्डन को निहारते हुए कुछ सोच रहा था। अंबिका धीरे से आगे बढ़कर सिद्धांत को पीछे से हग कर लेती है। इस एहसास से सिद्धांत की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और अपने सीने पर अंबिका के हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसे महसूस करने लगता है। कुंदन अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और अमृता उसे सारी दवाएं धीरे धीरे खिला रही थी। कुंदन अमृता को बड़े प्यार से देख रहा था कि उसकी खूबसूरती में कहीं खो गया था। उसकी दिल की धड़कन आज उससे बगावत कर रही थी। कुंदन उसे बगावत करने दे रहा था। एपिसोड 159। अंबिका जब कमरे में आती है तो सिद्धांत कपड़े चेंज कर बालकोनी में खड़ा सिक्योरिटी और गार्डन को निहारते हुए कुछ सोच रहा था। अंबिका धीरे से आगे बढ़कर सिद्धांत को पीछे से हग कर लेती है। इस एहसास से सिद्धांत की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और अपने सीने पर अंबिका के हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसे महसूस करने लगता है। अंबिका के प्रेजेंस सिद्धांत के दिल को सुकून दे रहा था। अचानक से सिद्धांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। अंबिका सिद्धांत को हग करते हुए कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये 3 दिन में तुम्हारे बिना कैसे काटी हूँ। पल पल तुमसे दूर जाने का डर मुझे पागल कर रही थी। मुझे नहीं पता सिद्धांत इस फीलिंग को क्या नाम दूं, पर अब ऐसा लगता है कि हर वक्त बस तुम चाहिए, हर लम्हा तुम्हारा साथ चाहिए, मेरी हर सांस में बस तुम्हारा ही एहसास चाहिए। कुंदन अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और अमृता उसे सारी दवाएं धीरे धीरे खिला रही थी। कुंदन अमृता को बड़े प्यार से देख रहा था कि उसकी खूबसूरती में कहीं खो गया था। उसकी दिल की धड़कन आज उससे बगावत कर रही थी। कुंदन उसे बगावत करने दे रहा था, क्योंकि आज वह खुद अमृता को प्यार करना चाह रहा था। कुंदन बिस्तर पर बैठा हुआ था और अमृता धीरे धीरे उसे सारी दवाएं खिला रही थी। कुंदन की नज़र अमृता का चेहरे पर था, जो आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। कहते हैं ना, एक गर्भवती महिला की चमक की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। कुंदन अमृता का हाथ पकड़कर प्यार से अपने पास बिठाकर उसके सर को अपने सीने पर रख उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अमृता भी उसे प्यार से हग कर लेती है, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं इस प्यार के लिए तरस रही थी।
कुंदन अमृता के सर को चूमते हुए प्यार से कहता है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? अमृता अपनी बाहें कुंदन पर कसते हुए कहती है, मुझे तो कभी भी आप पर गुस्सा नहीं आता, हाँ प्यार जरूर आता है। कुंदन के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर प्यार आता है मुझे दिखती क्यों नहीं हो? अमृता कुंदन के सीने पर हल्के हाथ मारकर कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, छोड़िए यह बातें, दवाई खा लिए है ना, सो जाए। अमृता इतना कहकर वहां से जाने ही वाली थी कि कुंदन उसे खींचकर अपनी पास कर लेता है, जिससे अमृता कुंदन के सीने से टकरा जाती है। कुंदन झटके से उसे बिस्तर पर लेटा कर उसके ऊपर आ जाता है। कुंदन ये सब इतनी जल्दी करता है कि अमृता को सोचने का मौका तक नहीं मिलता है। उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से टच करते हुए सेडिक्टिव भरी आवाज में कहता है, अगर तुम मुझ पर प्यार नहीं दिखा सकती हो तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सुनते ही अमृता की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका सीन ऊपर नीचे होने लगता है और कुंदन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे शर्माते देख कुंदन को उस पर और भी प्यार आने लगता है। सारा रियांश के कमरे को दिखाते हुए अंदर तक आती है। रियांश अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर कमरे को ध्यान से देखकर अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा था। सारा उसी के पीछे खड़े होकर अपनी बात बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे पर गले से कोई भी आवाज नहीं निकल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद अपने होठों से रियांश का नाम लेती है। अपना नाम सुनते ही रियांश, जो अब तक अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, अब उसे और भी गुस्सा आ जाता है। पलटकर सारा के बाह को पकड़कर पीछे धकेलते हुए दीवार की तरफ चिपका देता है। सारा को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसके चेहरे पर डर और घबराहट दोनों मिले जुले भाव दिख रहे थे। उसके मुंह पर अपने हाथ कसते हुए दांत पीसते हुए कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इतना कहकर सरकियस्तिन भरी स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम्हारा दिल अब किसी और पर आ गया है? इसका मतलब तुम मुझे सिर्फ यूज कर रही थी। डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और बड़ी ही धीमी से कहती है, रियांश तुम मुझे हट कर रहे हो। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। रियांश उसकी बातें सुनकर एहसास होता है कि वह कितनी कसकर सारा के बाह को पकड़ के रखा था। रियांश जब उसकी बाह को छोड़ता है तो उस जगह गहरी लाल दाग हो जाते हैं। उसी जगह को प्यार से सहलाते हुए उदास भरी आवाज में कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। दीवार के दोनों साइड अपनी बाह को रखकर उसके चेहरे के एकदम नजदीक अपने चेहरे को लाकर कहता है, तुम मुझे सही बता दो, सही क्या है? सारा अपनी आंखें धीरे से उठाकर रियाज को देखती है और कैप्टे होठों से कहती है, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो और मुझे तुमसे डर लग रहा है। ये सुनते ही रियांश उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चेहरे को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, इसकी वजह भी तो तुम ही हो, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सनक भरी आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारा इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं होता है, तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं तुमसे। इतना कहकर अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। सारा रियांश को गले लगा लेती है, उसके सीने पर सर रखकर बड़ी ही मदहोश करने वाली टोन में कहती है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो? मेरा कोई भी इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं बस अपने परिवार वाले के सामने तुम्हें रुसवा नहीं करना चाहती थी। ये सुनते ही रियांश का गुस्सा छू से गायब हो गया। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। हालांकि सारा को गले लगाने के साथ ही रियाज का गुस्सा गायब हो गया था, फिर भी वह शो नहीं होने देना चाह रहा था। उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, अब तुम मुझे बताओगी तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? सारा रियांश के बाहों से दूर होकर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन रियांश उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था। उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सबके सामने देखते रहूं? वह जितना उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करती, रियांश उसे अपनी बाहों में और कस के पकड़ लेता और कहता है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतना कहते हुए उसे कस के अपनी बाहों में भरता है। उसके कानों में धीरे से कहता है, अगर तुम अब शांत नहीं हुई तो। इतना कहकर अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। एपिसोड 160। सारा रियांश के बाहों से दूर होकर कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन रियांश उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था। उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सबके सामने देखते रहूं? वह जितना उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करती, रियांश उसे अपनी बाहों में और कस के पकड़ लेता और कहता है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहते हुए उसे कस के अपनी बाहों में भरता है। उसके कानों में धीरे से कहता है, अगर तुम अब शांत नहीं हुई तो। इतना कहकर अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। सारा उसकी बात को समझ पाती तब तक रियांश उसके होंठ पर अपने होंठ रंग देता है। इस एक्शन से सारा एकदम से फ्रिज होकर जम गई थी। सारा जब तक समझ पाती तब तक उसके होंठ रियांश की गिरफ्त में था। जब सारा को एहसास होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, वह रियांश के सीने पर मुक्के की बरसात कर देती है और उसे पीछे धकेलने लगती है। फौलाद जैसे रियांश के बॉडी पर छुई मुई सी सारा की मुक्के का क्या ही फर्क होने वाली थी। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि सारा उसे मार रही है। उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर सारा ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है। सारा जितनी ही उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती, रियांश उसकी कमर पर और भी अपना हाथ कस देता। अंजलि जब कमरे में आती है तो आकाश को वहां न पाकर एक रिलैक्स महसूस करती है। कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाकर आकाश को ढूंढने की कोशिश करती है।
आकाश को कहीं न पाकर खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि आखिर आकाश गए कहाँ। आवाज तो इन्होंने अंदर से ही दिया, इतना सोचकर अपने कंधे उच्चका लेती है। वो खुश हो ही रही थी कि तभी कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुलता है और आकाश बाहर आता है। आकाश को देखकर अंजलि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसे बड़े ही गौर से देखने लगती है, क्योंकि आकाश हॉट बात लेकर बाथरूम से बाहर आया था, जिससे उसका गोरा बदन हल्का गुलाबी दिख रहा था। उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था, ऊपर की बॉडी नेकेड थी। उसका खुला हुआ बदन, चौड़ी छाती, सिक्स पैक बालों से टपकती पानी उसके सीने पर गिर रही थी जो मोतियों की तरह चमक रही थी। उसका अट्रैक्टिव बॉडी देखकर अंजलि उसमें कहीं खो जाती है। आकाश बाथरूम से सावर लेकर अपने एक हाथों से तौलिए से खुद के सर को पोंछ रहा था। आकाश को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस करता है। जब अपनी नजरें उठाकर देखता है तो अंजलि उसे बड़े ही ध्यान से और गौर से देख रही थी। उसे इस तरह देखते हुए आकाश को अंजलि पर प्यार आने लगता है। वह धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ जाता है। अंजलि के अपने चेहरे के ऊपर बारिश की बूंद का एहसास होता है। वो तुरंत ही अपने होश में आती है। आकाश अपनी बाल से पानी के चिट्ठे अंजलि के चेहरे पर डाल रहा था। ऐसे करते देख अंजलि शर्म के मारे चेहरा गुलाबी हो जाती है। आकाश को इतने पास देखकर उसकी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड भाग रही थी। ये तुरंत ही पलट जाती है और अपनी धड़कन पर काबू करने लगती है। उसके चेहरे का रंग बदलते देखकर आकाश के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। धीरे से उसके पेट पर हाथ कसकर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। धीरे से उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसकी कान में बच्चों की तरह नाराज होकर कहता है, क्या मैं इतना गंदा दिखता हूँ कि मेरी बीवी मुझे देखना तक नहीं चाहती। ये सुनते ही अंजलि तुरंत ही पलटकर आकाश के होठों पर अपने हाथ रखकर बड़ी ही मासूमियत से कहती है, ऐसा नहीं है, आप तो बहुत ही हैंडसम और डैशिंग। इतना कहकर रुक जाती है। शर्म के मारे अपनी जीभ को दांतों तले दबा लेती है जब उसे एहसास होता है कि फ्लो में उसने क्या कह दिया। अंजलि को ऐसा करते देख आकाश को अंजलि पर और भी प्यार आने लगता है। अंजलि की कमर पर अपनी बाह लपेटते हुए उसके सर को अपने सर से जोड़कर बड़ी ही सेडिक्टिव आवाज में कहता है, तो मैं आपको हैंडसम और डैशिंग भी लगता हूँ। ये कहते हुए आकाश का सारा ध्यान अंजलि के चेहरे पर था, उसका एक्सप्रेशंस देखने के लिए, लेकिन अंजलि तो अपनी बढ़ती धड़कन को काबू कर रही थी। शर्म के मारे आंखें जोर से बंद करके रखी हुई थी। अपने हाथों की मुठ्ठियां साड़ी पर कस देती हैं। कभी अपना सरना में हिलाती तो कभी हाँ में। उसे कंफ्यूज देख आकाश को बड़ा मजा आ रहा था। उसे छेड़ते हुए फिर से कहता है, आपका जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं हैंडसम लगता हूँ या नहीं। ये सुनकर अंजलि शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। उसे अभी ऐसा लग रहा था कि इस वक्त जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, पर ऐसा हो तो नहीं सकता, इसलिए वह अपने चेहरे को आकाश के सीने में छुपा लेती है। आकाश भी मुस्कुराकर सुकून से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों पर प्यार से किस कर लेता है। सिद्धांत अंबिका को उसके हाथ पकड़कर धीरे से उसे अपने आगे करता है और उसकी पेट पर हाथ रखकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। धीरे से उसके कान में कहता है, लव यू जान, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पल पल काटना भारी पड़ रहा था, हर पल बस तुम्हारी याद सता रही थी। इतनी मोहब्बत कैसे हो गई तुमसे पता नहीं, बस दिल करता है कि तुम हर वक्त मेरी बाहों में रहो और मैं तुम्हें बस यूं ही प्यार से अपनी बाहों में भर कर रखूं। कुछ देर दोनों इसी तरह एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सिद्धांत धीरे से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और धीरे धीरे उसकी आंखों में देखकर आगे बढ़ते हुए बिस्तर पर लेटा देता है। ठीक उसके करीब उसके पास लेट जाता है और धीरे से अपनी उंगलियों से उसके खूबसूरत चेहरे को स्पर्श करने लगता है और दीवानों की तरह उसे देखने लगता है। उसके चेहरे को दीवानों की तरह देखते हुए कहता है, लोगों के सामने बहुत समझदार हूं, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने बच्चे बनने का मन करता है, तुमसे जिद करने का मन करता है, हमेशा तुम्हारे नजदीक रहने का मन करता है। लापरवाह तो बहुत हूं, पर तुम्हारी परवाह करना चाहता हूं, तुम्हारी केयर करना चाहता हूं, तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। लफ्जों से बताना जरा मुश्किल है, लेकिन तुमसे प्यार बहुत करता हूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों।